कल से ये जनाब जिनकी फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये इंटरनेट की सनसनी बने हुए हैं अपने कार्यों के लिए। ना पुलिस की यूनिफ़ॉर्म है, ना नेम बैज पहना हुआ है। ऐसे में तुरंत सवाल उठता है जो बहुत सारे लोग उठा भी रहे हैं कि क्या ये कानून के अनुसार क्राउड कंट्रोल है या पुलिस एक्शन की आड़ में किया गया एक साधारण हमला? क्या कानून प्लेन क्लॉथ के अंदर साधारण कपड़ों में क्राउड कंट्रोल के लिए लाठी चलाने का आदेश देता है? और इस सवाल का जो जवाब है ना, लीगल आंसर जो है, कानूनी आंसर जो है, वो इतना सरल नहीं है। और जब आपको मैं पूरी कहानी बताऊंगा, पूरा कानून बताऊंगा, तो शायद आप भी चौंक जाएंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे कानून में क्या लिखा हुआ है। सवाल का जवाब इतना सरल नहीं है कि हम ये कह दें कि यूनिफॉर्म नहीं है इसलिए सब कुछ गैर कानूनी है। इतना सिंपल जवाब नहीं है। लेकिन यहां पर जो कानून है वो एक बात पर बिल्कुल स्पष्ट है कि सिविलियन क्लोथ्स यानी कि जो आपके नॉर्मल कपड़े हैं, प्लेन कपड़े हैं, वो किसी को गुमनाम और अनियंत्रित हिंसा करने का लाइसेंस नहीं देते हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर ही क्यों ना हो। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर और जुडिशियल योगी का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की और विभिन्न कानूनी परीक्षाओं की। तो चलिए बिना देरी किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इंटरनेट पर हर जगह पूछा जा रहा है क्या ये अलाउड है। तो उसी का आपको कानूनी तरीके से जवाब देने आया हूं। इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधा कानून के ऊपर बात करूंगा। प्रयास पसंद आए तो लाइक करके शेयर सभी के साथ जरूर करिएगा। सबसे पहले सवाल ये आता है कि आपको ये मानकर नहीं चलना है कि ये व्यक्ति असल में है कौन। आपको पता है कि कल क्या हुआ? छात्रों के हालिया प्रोटेस्ट से जुड़े हुए कुछ विजुअल सोशल मीडिया पर बुरी तरह वायरल है और ऐसे ही व्यक्तियों को लाठी चलाते हुए देखा गया है जो नागरिक कपड़ों में सिविल क्लोथ्स के अंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किसी भी कानूनी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आपको एक तथ्य की पुष्टि जरूर करनी है। वो क्या है कि ये व्यक्ति असल में कौन थे। वो हो सकते हैं, हो सकता है कि प्लेन क्लोथ में तैनात वो कोई पुलिस अफसर हो, या फिर पुलिस की सहायता के लिए कानूनन अपॉइंटेड कोई व्यक्ति हो। नॉर्मल व्यक्ति का भी यूज किया जा सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कानून के अंदर क्या लिखा हुआ है। और कानूनी अथॉरिटी के अंतर्गत कार्य कर रहे सिक्योरिटी पर्सनल भी हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई भी ऑथराइजेशन नहीं है, ना पुलिस की तरफ से ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल है वो घटना को दिखा सकता है, लेकिन ये हमेशा उस व्यक्ति की पहचान, रैंक, यूनिट या फिर चेन ऑफ कमांड नहीं बताता है वो वीडियो। इसलिए हमेशा जो क्लियर इन्वेस्टिगेशन है उसमें डिप्लॉयमेंट रिकॉर्ड चेक करने चाहिए, पुलिस कंट्रोल रूम लॉग्स चेक किए जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज और बॉडी कैमरा फुटेज, और साथ में यह आदेश देखा जाना चाहिए कि जिसके आधार पर फोर्स इस्तेमाल हुआ है। कानूनी सवाल यह नहीं है कि उस व्यक्ति ने कौन से कपड़े पहने थे। असली सवाल जो है वो ये है कि उस व्यक्ति के पास क्या कानून के मुताबिक वो अथॉरिटी थी जिसके तहत वो डंडा चला रहा था। उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं और सीधा इधर उधर की बात नहीं कर रहा, आपको कानून पर लेके चलते हैं। हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 148 है, और जब आपको इस प्रावधान की सच्चाई पता चलेगी ना, आप अपने बाल नोच लेंगे। प्रयास पसंद आए तो बता दीजिएगा। धारा 148 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का यह वास्तव में क्या अनुमति देता है? जो ये प्रावधान है इसका ये इस विषय पर मेन प्रावधान है धारा 148 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और यह कहता है कि कुछ निश्चित अधिकारियों को किसी भी सभा को, किसी भी असेंबली को तितर बितर करने का आदेश देने की शक्ति है। इन अधिकारियों में कौन शामिल है कि मतलब अगर भीड़ है, कहीं पर भीड़ हो गई है, तो उसको डिस्पर्स करने का आदेश कौन दे सकता है। अभी पहले मैं आपको बता रहा हूं आदेश कौन दे सकता है, और फिर मैं ये बताऊंगा क्या पुलिस बिना पुलिस वर्दी वाले लोगों की मदद लेकर प्रोटेस्टर पर डंडे चला सकती है, वो भी इसी के अंदर है। बताऊंगा सारी चीजें। सवाल यह है कि
कौन से वो अधिकारी होंगे जो भीड़ को तितर बितर होने का आदेश दे सकते हैं? इन अधिकारियों में शामिल है जो मैजिस्ट्रेट है, कार्यपालक मैजिस्ट्रेट है, वो दे सकते हैं, या फिर दूसरा किसी पुलिस स्टेशन का जो प्रभारी अधिकारी है वो दे सकता है, या अगर प्रभारी पुलिस ऑफिसर नहीं है तो सब इंस्पेक्टर से नीचे के पद का न होने वाला पुलिस ऑफिसर भी दे सकता है कि भीड़ को भगाने के लिए। ये जो प्रावधान है ये अनलॉफुल असेंबली कौन सी होती है उसके ऊपर हमारे यहां कानून में प्रावधान है, धारा 189 भारतीय न्याय संहिता के अंदर। अनलॉफुल असेंबली वो होती है विधि विरुद्ध जमावड़ा, जो जिसका ऑब्जेक्ट होता है पब्लिक ऑर्डर ना मानना या 5 से या उनसे अधिक व्यक्तियों की ऐसी सभा पर यह चीज जो प्रावधान है 148 लागू हो सकता है जिससे लोक शांति भंग होने का खतरा हो, यानी कि पब्लिक ऑर्डर खराब होने का खतरा हो। यदि भीड़ तितर बितर होने के आदेश का पालन नहीं करती है या अपने व्यवहार से वो ये स्पष्ट कर देती है कि वो हटने वाली नहीं है, जैसा कल हो गया था कि हाँ स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने शो कर दिया था कि वो नहीं हटने वाले, तो जो अधिकारी है उसे हटाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा 148 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर लिखा हुआ। धारा 148 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक महत्वपूर्ण और अक्सर जो नजरअंदाज किया जाने वाला बिंदु है वो अभी बता रहा हूं, और जो ये पुलिस ड्रेस से रिलेटेड है उसी पे आऊंगा। जो अधिकृत मजिस्ट्रेट है या पुलिस ऑफिसर है वो असेंबली को या क्राउड को तितर बितर करने या फिर आवश्यक अरेस्ट करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता भी ले सकता है। मतलब यहां पर समझिए कि भीड़ को हटाने के लिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए हमारे कानून में लिखा हुआ है कि जो मैजिस्ट्रेट है या पुलिस ऑफिसर है, जरूरी नहीं कि वो पुलिस ऑफिसर की ही मदद ले, किसी अन्य पर्सन की भी मदद ले सकता है। अन्य पर्सन में मतलब होता है कि चाहे वो पुलिस ऑफिसर ही क्यों ना। इसलिए अब कान पकड़ के बैठ जाओ, बाल पकड़ के बैठ जाओ, क्या बता दिया सर जी आपने? जी हां, धारा 148 के अंदर लिखा हुआ है कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए, अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, विधि विरुद्ध जमावड़े को नियंत्रित करने के लिए, खदेड़ने के लिए जो मैजिस्ट्रेट है या पुलिस ऑफिसर है वो किसी ऐसे व्यक्ति की भी मदद ले सकता है जो पुलिस ऑफिसर ने किसी भी व्यक्ति की मदद मांग सकता है। इसलिए कानून की दृष्टि से जो सिविलियन क्लोथ्स के अंदर कोई भी व्यक्ति कभी कभी इस कार्रवाई में शामिल हो सकता है, एज पर दी लॉ। कानून की सच्चाई बता रहा हूं, जैसे मैंने कल आपको एक कानून की सच्चाई बताई थी, आपने सेशन देखा नहीं है शायद वो, इसलिए। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि पुलिस के पास खड़ा कोई भी व्यक्ति लाठी उठाकर लोगों को पीटना शुरू कर देगा। इसके लिए लॉ से परमिशन होनी चाहिए, रिक्विजिशन होनी चाहिए, ऑफिशियल कंट्रोल और स्पष्ट कानूनी उद्देश्य होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट की, यूनिफॉर्म ही अपने आप में एकमात्र कसौटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। भारतीय कानून जो है वो ये कभी नहीं कहता कि केवल प्लेन क्लोथ्स में होने के कारण, यानी कि सिविलियन क्लोथ्स में होने के कारण पुलिस ऑफिसर का हर कार्य इलीगल हो जाता है। सिविल क्लोथ्स के अंदर पुलिस अपना काम कर सकती है। पुलिस ऑफिसर कभी कभी इंटेलिजेंस, सर्विलांस, इन्वेस्टिगेशन या फिर विशेष ऑपरेशनल रीजन से यूनिफॉर्म के बिना भी कार्य कर सकते हैं। तो मतलब ये जो व्यक्ति है जो वायरल है कल से, हो सकता है कि ये पुलिस वाला भी हो। लेकिन क्राउड कंट्रोल में जो स्टेट है वो फोर्स का प्रत्यक्ष उपयोग करता है, आपको ये पता है। जैसे कल हुआ, जब लाठी हो, डिटेंशन हो या फिर टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तब पुलिस की जवाबदेही अनिवार्य हो जाती है। अथॉरिटीज को उस समय पर कैसे सवालों का जवाब देना चाहिए कि भीड़ को तितर बितर होने का आदेश किसने दिया? क्या आदेश कानूनी रूप से सक्षम प्राधिकारी के द्वारा दिया गया था? क्या पहले प्रोटेस्टर को कोई वार्निंग दी गई थी? लाठीचार्ज या टीयर गैस की अनुमति किसने दी? वास्तव में किन ऑफिसर या फिर अन्य व्यक्तियों ने फोर्स का उपयोग किया? क्या कार्रवाई की रिकॉर्डिंग या सुपरविजन हुई? क्या भीड़ के हटते ही फोर्स को रोक दिया गया? सिविलियन क्लोथिंग यानी कि प्लेन क्लोथिंग कुछ परिस्थितियों में ऑपरेशनल रूप से स्वीकार्य होती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि सर हमने तो सुना था कि पुलिस जब भी काम करेगी, किसी को एक्शन वगैरह लगी तो पुलिस ड्रेस में होनी चाहिए, नेम बैज पहनना चाहिए। जो वो प्रावधान है उसके बारे में ही बताऊंगा, वो सिर्फ अरेस्ट के टाइम पे होना चाहिए, कानून ये कहता है। उसके बारे में भी मैं आपको इसी सेशन के अंदर बताने वाला हूं। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं।
जो आप ढूंढते रह जाना कहीं नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सिविलियन क्लोथिंग कुछ परिस्थितियों में ऑपरेशनल रूप से स्वीकार्य हो सकती है, लेकिन गुमनाम फोर्स जो है बिना आइडेंटिटी के संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकती। संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकती। और जहां किसी भी व्यक्ति को वास्तव में अरेस्ट किया जाता है, अब मैं वो प्रावधान बता रहा हूं जहां पर पुलिस को जरूर से जरूर 100 नहीं 200% ड्रेस में होना चाहिए, नेम बैज हुए होना चाहिए। जहां किसी व्यक्ति को वास्तव में अरेस्ट किया जाता है वहां पर सेक्शन 36 लगता है, किसका? इसी कानून का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वो उपयोग होती है। और वो ये कहती है कि अरेस्ट करने वाला पुलिस ऑफिसर अपने नाम की सही, स्पष्ट और दिखाई देने वाला बैज पहनेगा। पुलिस यूनिफॉर्म में होगा और अपने नाम का बैज पहनेगा, लेकिन वो ध्यान रखिएगा वो किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ जो अरेस्टिंग पुलिस ऑफिसर है। लाठी चार्ज करते टाइम या और पुलिस का एक्शन करते टाइम कानून ये नहीं कह रहा कि आपको पुलिस ड्रेस में होना चाहिए। इसलिए यदि कोई अगर अज्ञात प्लेन क्लोथ्स के अंदर पुलिस ऑफिसर अपनी बिना पहचान दिखाए किसी व्यक्ति को रोकता है या अरेस्ट करता है, तो सीधी कानूनी चिंता उत्पन्न हो जाती है कि है असल में यह व्यक्ति है कौन? क्या सही में पुलिस ऑफिसर है? क्या सही में यह ऑथराइज्ड है? या फिर ये गुंडा ही है जो भीड़ में अपनी गलत पावर का इस्तेमाल कर रहा है? क्या प्रोटेस्ट के दौरान फोर्स का उपयोग करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक स्पष्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर दिखाना अनिवार्य होना चाहिए? कमेंट में मुझे बताइए कि जब भी ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं, बड़े स्तर पर जब ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें इस कानून में कुछ बदलाव करने की जरूरत है? धारा 148 के अंदर कुछ बदलाव करने की जरूरत है। और ऐसे प्रोटेस्ट के अंदर जब भी कोई एक्शन हो, तो भी ऐसा लाठीचार्ज वगैरह हो या कोई प्रोटेस्टर को इधर तितर बितर किया जाए या फोर्स यूज किया जाए, तो पुलिस ऑफिसर को हमेशा पुलिस यूनिफॉर्म में होना चाहिए या क्लियर आइडेंटिफिकेशन पहनी, क्लियर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। जहां पर किसी व्यक्ति का सच में अरेस्ट होता है, वहां के बारे में तो लॉ ने यह कह दिया कि आपको क्या पहनना है? पुलिस ड्रेस पहननी है, पुलिस यूनिफॉर्म होनी चाहिए आइडेंटिफिकेशन के बाद साथ। अब ठीक है, आपको अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर देनी है और बताइएगा कि आपको यह प्रयास अभी तक कैसा लग रहा है। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि क्या जब भी कोई ऐसी कार्रवाई हो, तो जो व्यक्ति लग रहा है कि पुलिस का काम कर रहा है, भीड़ को खतर इतर बितर कर रहा है, उसको ड्रेस में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कानून को बदलने की जरूरत है या नहीं है? अब बात करते हैं लाठी या फिर टीयर गैस का इस्तेमाल कब कर सकती है पुलिस। इसको समझिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलिस कब लाठी का इस्तेमाल कर सकती है, टीयर गैस। बहुत सारे विजुअल देखे कल, प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी, सारी बातें नहीं शेयर कर सकते। बड़ा विभत्स दृश्य थे कल। चलिए अब कानूनी बात करते हैं। लाठी और टीयर गैस का इस्तेमाल कब किया जा सकता है? भीड़ को हटाने की शक्ति और भीड़ को दंडित करने का की जो स्वतः शक्ति है, वो पुलिस के पास अपने ऑटोमेटिकली नहीं है। कानूनी उद्देश्य इसके लिए स्पष्ट होना चाहिए। व्यवस्था बहाल करना, जैसे पब्लिक ऑर्डर को मैनेज करने के लिए होना चाहिए, सभा को तीतर बीतर, जो असेंबली है, क्राउड है, उसको तीतर बीतर करने के लिए, या फिर लॉफुल अरेस्ट करने के लिए आप फोर्स को यूज कर सकते हो। और लाठीचार्ज का, टीयर गैस का क्या उद्देश्य नहीं हो सकता? बिल्कुल भी बदला लेना, प्रोटेस्टर को सबक सिखाना। कुछ ऐसे विजुअल्स आए जहां पर यह बोला जा रहा है कि खुद ही गाड़ी के शीशे तोड़े जा रहे हैं। आलोचना को दबाना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता ही है कि लोकतंत्र के अंदर डाइसेंट जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। राइट टू प्रोटेस्ट एक अहम हिस्सा है। अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, और अगर फोर्स यूज करके उस डाइसेंट को दबाया जा रहा है, तो लोकतंत्र के अंदर उसकी भी आजादी नहीं है। और जो लोग शांत हो गए हैं, पीछे हट रहे हैं, आपको किसी भी तरीके से वो विद्रोह करने वाले लग नहीं रहे हैं, सिर्फ नारे लगा रहे हैं, उनको पीटने के लिए भी आप लाठीचार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और केवल इसलिए शांतिपूर्ण लोगों पर हमला करना कि भीड़ के कुछ सदस्यों ने गलत व्यवहार कर दिया है,
तो आप ऐसा नहीं कि सभी लोगों के ऊपर आप डंडे चला देंगे, लाठी चला देंगे या फिर टीयर गैस छोड़ देंगे। किसी भी एरिया को नियंत्रित करने वाले जो हमारे यहां पर जो कानूनी सिद्धांत है, संवैधानिक सिद्धांत है इस क्षेत्र के अंदर, वो है आवश्यकता और आनुपातिकता, नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी। क्या जितना फोर्स यूज किया गया उतना जरूरी था? पहली बात तो सवाल ये, क्या फोर्स यूज करना जरूरी था? क्या जितना किया गया उतना जरूरी था? क्या अनाउंसमेंट, बातचीत, बैरिकेड या फिर तितर बितर होने के लिए उचित समय देकर स्थिति संभाली जा सकती थी? और आनुपातिकता के प्रश्न पर आते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी के प्रश्न पर आते हैं। क्या इस्तेमाल किया गया जो फोर्स था, क्या वो सच में खतरे के अनुरूप था? पब्लिक ऑर्डर को मैनेज करने के लिए उतना जरूरी था? उचित परिस्थितियों में टीयर गैस और लाठी जो है क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए अलाउ हो सकती है, लेकिन केवल इसलिए इसका इस्तेमाल कानूनी नहीं हो जाता कि कोई प्रोहिबिटरी ऑर्डर लागू था, कि मतलब कि वहां पर आपको इकट्ठा नहीं होना ऐसा आदेश था, या प्रोटेस्टर ने बैरिकेड को पार कर लिया है। फोर्स की तीव्रता वास्तविक खतरे के अनुसार होनी चाहिए, और जैसे ही अगर आपकी भीड़ हट जाती है, शांत हो जाती है या खतरा समाप्त हो जाता है पब्लिक ऑर्डर को, तो फोर्स भी खत्म हो जाना चाहिए, बल भी खत्म हो जाना चाहिए। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। संविधान जो है, संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंतर्गत बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सभा की जो स्वतंत्रता है वो हमारा संविधान रक्षा करता है। हालांकि ये जो अधिकार हैं ये पूर्ण नहीं है। राज्य जो है पब्लिक ऑर्डर को मैनेज करने के लिए या दूसरे संवैधानिक अधिकारों पर उचित रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लेकिन प्रोटेस्ट पर रेस्ट्रिक्शन और अत्यधिक हिंसा की अनुमति दो अलग बातें हैं। पुलिस को जहां तक व्यवहारिक रूप से संभव होना चाहिए, और पुलिस को दो तरीके के लोगों के अंदर डिफरेंस करना चाहिए, शांतिपूर्ण प्रोटेस्टर्स के अंदर और जो बैरिकेड तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनके बीच में अंतर करना चाहिए। शांतिपूर्ण लोगों पर किसी भी तरीके का बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। पुलिस पर हमला करने वाले व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए अगर कोई पुलिस के ऊपर एक्शन कर रहा है। जर्नलिस्ट को आइडेंटिफाई करना चाहिए और जर्नलिस्ट के ऊपर कोई भी फोर्स यूज नहीं किया जा सकता। जो सिर्फ वहां खड़े देख रहे हैं, तमाशबीन है, उनके ऊपर भी फोर्स यूज नहीं किया जा सकता। इंजर्ड पर्संस के ऊपर भी नहीं किया जा सकता। महिलाएं हैं, वृद्ध हैं और बच्चे हैं, उनके ऊपर भी नहीं किया जा सकता। मगर कल तो हमने देखा कि बहुत जगह अति मच गई थी। ऐसे ऐसे विभत्स दृश्य आए हैं सामने। यदि भीड़ का केवल एक छोटा हिस्सा हिंसक हो जाए तो पूरी सभा को एक साथ दंडित करना, पीट देना अलाउड नहीं है कानून के अंतर्गत। और अत्यधिक या फिर अंधाधुंध तरीके से फोर्स यूज करना, दे दनादन लाठी मारी जा रही है, कहीं भी मारी जा रही है, सिर पे, पेट पे, ऐसी जगह मारी जा रही है कि नहीं तो रूल ये कहता है कि टांगों पे लगनी चाहिए, सिर पे भी लाठियां लग रही, वो चीज अलाउड नहीं है कानून के अंदर। प्रोटेस्ट पॉलिसिंग से जुड़े सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले के अंदर बहुत व्यापक दृष्टिकोण दिया है। भले ही पुलिस इंटरवेंशन उचित हो सकती है, प्रतिक्रिया फिर भी संयमित होनी चाहिए और प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, और उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि मान लीजिए जो व्यक्ति कल से वायरल है, अगर वो पुलिस ऑफिसर था ही नहीं, तब क्या होगा? मान लीजिए वो पुलिस ऑफिसर है ही नहीं, तब क्या होगा? अभी तक तो हम मान के चल रहे थे कि पुलिस ऑफिसर है। मान लीजिए वो पुलिस ऑफिसर है ही नहीं, उसके रेफरेंस में मैंने आपको बताया कि उसके पास परमिशन होनी चाहिए, ऑथराइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि कानून के अंदर धारा 148 के अंदर प्रावधान है कि जो प्राधिकृत अधिकारी है, ऑथराइज्ड पर्सन है, चाहे वो आपका डीएम हो, मैजिस्ट्रेट हो, या फिर आपका पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द स्टेशन हो, जिसने ये आदेश पारित किया है, वो किसी और अन्य व्यक्ति से भी सहायता ले सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर नहीं था, तब क्या होगा? मान लीजिए कि नागरिक कपड़ों में यानी कि सिविल क्लोथ्स के अंदर दिखाई देने वाला व्यक्ति जो है वो ना तो पुलिस ऑफिसर है
और ना ही धारा 148 के अंतर्गत उसको लॉफुली ऑथराइज किया गया है, उसको पुलिस के द्वारा बुलाया गया है सहायता के लिए, तो उसके पास पुलिस पावर का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। और केवल पुलिस ऑफिसर के पास खड़े रहने से उसके पास कोई कानूनी अथॉरिटी थोड़ी ना आ जाती है। केवल लाठी पकड़ लेने से कानूनी अथॉरिटी नहीं मिलती है। और केवल यह दावा कर देना कि लॉ एनफोर्समेंट की वो सहायता कर रहा है, कि मतलब पुलिस की सहायता कर रहा है, हिंसा को कानूनी नहीं बना देता है, वो अनलॉफुल एक्शन ही रहेगा। और यदि कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति, अनऑथराइज्ड पर्सन जो है प्रोटेस्टर को मारता है, तो तथ्यों और साक्ष्यों के अनुसार क्रिमिनल लॉ के तहत उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। और जो संभावित लाइबिलिटी है ऐसे व्यक्ति की पता है क्या हो सकती है कानून के तहत? मैं आपको सारी चीज बता रहा हूं कि किस तरीके का एक्शन लिया जा सकता है। क्या हो सकता है? उसके खिलाफ वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के चार्ज लग सकते हैं, हमला या फिर क्रिमिनल फोर्स यूज करने का चार्ज लग सकता है, लोगों को रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करने का चार्ज लग सकता है, कॉमन इंटेंशन या फिर अबेटमेंट का चार्ज लग सकता है, और उपयुक्त मामले में झूठ से एक पुलिस ऑफिसर के रूप में काम करने का भी आरोप लग सकता है। और ये सब चार्ज अगर कोर्ट में प्रूव हो जाए तो अच्छी खासी सजा भी हो सकती है। यदि पुलिस ऑफिसर जानते हुए कि अनाधिकृत व्यक्तियों को हिंसा करने देते हैं, तो उनके विरुद्ध, अब देखिए कि जब यह सिचुएशन हो रही थी, जो वीडियो वायरल है, हमें नहीं पता कि पुलिस ऑफिसर है या नहीं, मगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि पुलिस ऑफिसर है। मान लीजिए इस सिचुएशन के अंदर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं होता, या किसी और सिचुएशन के अंदर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं होता, और वहीं पर अगर और पुलिस ऑफिसर हैं, और जब सिविल ड्रेस में मान लीजिए अनाधिकृत व्यक्ति डंडे मार रहा है, उस स्थिति के अंदर दूसरे पुलिस वाले अगर शांति से देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे और उसको नहीं रोक रहे, उसको वहां से नहीं हटा रहे, अगर वो अनऑथराइज्ड व्यक्ति है, तो जो पुलिस ऑफिसर जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। उनके विरुद्ध भी सुपरविजन, कंप्लिसिटी और कमांड फेलियर से जुड़े हुए गंभीर प्रश्न उठ सकते हैं। इसलिए आइडेंटिफिकेशन जो है वो कोई मामूली टेक्निकलिटी नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी की बुनियाद है, पुलिस अकाउंटेबिलिटी की बुनियाद है। आप बताइए कि अगर कोई सवाल है तो आप पूछिएगा, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्लियर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। यस, ग्रेट ग्रेट। आगे चलते हैं। अब अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, इसको हम एक बार कंक्लूड भी करते हैं। सवाल यह है कि क्या पुलिस बिना यूनिफॉर्म या फिर नेम बैज के प्रोटेस्टर पर लाठी या फिर टीयर गैस से उनको तितर बितर कर सकती है? कानूनी रूप से जो सही जवाब बनता है वो ये है कि केवल प्लेन क्लोथ होने से कोई भी कार्रवाई स्वतः इलीगल नहीं हो जाती। अगर वो व्यक्ति ऑथराइज्ड है, प्राधिकृत अधिकारी ने अगर उसको बुलाया है, चाहे वो पुलिस का अफसर नहीं भी हो, इवन कोई थर्ड पर्सन भी हो, कोई आरोप ये भी लगे कि ये तो बाउंसर बुला लिए दिल्ली पुलिस ने, अगर वो सिचुएशन भी है तो हमारा कानून उस चीज को अलाउ कर रहा है। सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि या तो वो पुलिस ऑफिसर हो, अगर नहीं है तो उनको बुलाया गया है मदद के लिए, पुलिस की मदद के लिए, तब तो वो ठीक है, अगर नहीं है तब गलत है। लेकिन जो फोर्स यूज हो रही है, जो बल का प्रयोग हो रहा है, उसकी जो वैधता है, उसकी जो वैलिडिटी है, वो कड़ी शर्तों पर निर्भर करती है। और कड़ी शर्त पता है क्या हो सकती है? क्या लॉफुल अथॉरिटी थी उसके पास? क्या कानूनी रूप से डिस्पर्जल किया गया? वो सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आगे चलने पर बहुत बातें होती रहेंगी। यहां पर मगर जो मुख्य मैंने आपको बताया, धारा 48 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो ये सेशन है ये पूरा होता है। आप मुझे बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और ध्यान रखिएगा कि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर प्रोटेस्ट करना मौलिक अधिकार है। पुलिस जो है प्रोटेस्ट को रेगुलेट कर सकती है, और अगर कोई लॉ के अगेंस्ट काम हो रहा है, खतरनाक भीड़ हो रही है, तब फोर्स भी यूज कर सकती है। लेकिन वो अनआइडेंटिफाइड पर्सन को पुलिसिंग के नाम पर अनियंत्रित हिंसा करने की अनुमति नहीं देती है। आई होप पुलिस, दिल्ली पुलिस इस व्यक्ति के बारे में पोजीशन को क्लैरिफाई करेगी। उस पर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि कौन था ये व्यक्ति, मगर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पुलिस ऑफिसर ही होगा।
क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जो है ना, पुलिस अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप इसी तरीके के लीगल ओपिनियन पसंद करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आपको सेशन अगर 1% भी समझ में आया है, पसंद आया है, क्योंकि मैंने आपके सामने बिल्कुल स्पष्टता से सारी चीजें बता दी हैं, पसंद आया है तो सभी के साथ साझा जरूर करिए। और अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं कि आपको मिल जाए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कल सुबह तक वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगा और ऐसे ही और सारी चीजें आगे अपडेट वगैरह आपको काफी मिलते रहेंगे। जुडिशियल एग्जाम की हमारे जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या और किसी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर से जरूर हमारी वेबसाइट और हमारी जो ऐप है दून लॉ मेंटर, उसको इंस्टॉल करिए। बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी मिलेंगे आपकी मदद के लिए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।